सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब किया था? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 3 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव एच.वी. कामत को चुना गया। मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष बना सुभाष चंद्र बोस और महासचिव बना था एच.वी. कामत। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो 1849 में पंजाब को मिला लिया गया। 1849। पंजाब का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड हॉर्डिंगवा था तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख था सर होपीकॉप। प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 46। उसमें का गवर्नर था हॉर्डिंगवा और सेना का प्रमुख था सर ह्यूग गप। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी और दिसंबर 1845 में फिरोज शाह और जनवरी 1846 में बछोवाल और अलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु फरवरी 1846 में हुई सबरारों की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुआ। अंग्रेज और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुई। तो लाहौर की संधि कब हुआ था? 9 मार्च 1946। भेरोवाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846। और यहाँ गलती हो गया, 1946 नहीं होगा, 1 मिनट। तो लाहौर का संधि हुआ था 9 मार्च 1846, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, 1846 होगा। और भेरोवाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846। इसके तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना जो है पंजाब में आ गया। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1849, मतलब 3 साल के बाद। पहला हुआ 1846 और फिर 1849। इस समय भारत का गवर्नर था डलहौजी। 1849 के समय कौन था? जनरल डलहौजी था वाइस गवर्नर। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ। दूसरा लड़ाई चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख पूरी तरह से पराजित हो गया। डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। तो पंजाब को संपूर्ण रूप से मिला लिया गया 29 मार्च 1849। उसमें कौन था? डलहौजिया था। दक्षिण अफ्रीका साथी लॉर्ड हेरिंग्स के साथ मलोरका चैंपियनशिप भारत का सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? तो है कोल्ड डेजर्ट। भारत का सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल है। कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सबसे उत्तरी दिशा में, जो कि 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ से लेकर 32 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ में है। नंदा देवी उत्तराखंड में मिलेगा 30 डिग्री 5 मिनट से लेकर 31 डिग्री 2 मिनट। मानस असम में है 26 डिग्री 43 मिनट
से लेकर 26 डिग्री 71 मिनट। सिमलीपाल उड़ीसा में है 21 डिग्री 10 मिनट से लेकर 22 डिग्री 12 मिनट। भारत में कुल 18 जैव मंडल भंडार है जो निम्न है। नीलगिरी कहाँ मिलेगा? नीलगिरी 3 को राज्य में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी मिलेगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। सबसे पहले ही बना था 1986 में, सबसे पहला जैव मंडल बना था। नंदा देवी उत्तराखंड 1988 में आया। 1988 में दो आया, नंदा देवी और नोकरेक। नोकरेक नोकरेक है मेघालय में। नोकरेक है मेघालय में। 89 में 4 गो आया। कौन कौन आया? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार। तो 89 में आया 4 गो। कौन कौन? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में। सुंदरवन जानवे गए तो पश्चिम, मानस असम में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में मिलेगा। 94 में है, 94 में कौन सा जैव मंडल बना? सिमलीपाल उड़ीसा वाला। सबसे छोटा जैव मंडल है डिब्रूगढ़, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा असम, जो कि बना 97 में। 99 में बना दुगो, दिहांग दिबांग और पंचमढ़ी। दिहांग दिबांग और पंचमढ़ी। दिहांग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश। दो 2000 में बना कंचनजंगा। कंचनजंगा का स्थापना हुआ था 2000, जो कि सिक्किम में है। 2001 में आया अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई तमिलनाडु और केरल में। फिर 2005 में है अचान कमार अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। 2008 में सबसे बड़ा बना कौन सा जैव मंडल? कच्छकरण, जो कि गुजरात में है। 2009 में कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। 2010 में बना शेषाचलम आंध्र प्रदेश। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। और 2011 में सबसे नया बना है पन्ना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का है। कितना है? 1106। 1106। दूसरा है पश्चिम बंगाल। बिहार से पश्चिम बंगाल चल जाएंगे। फिर पश्चिम बंगाल का है 1028। 1028। केरल का है 860। फिर उत्तर प्रदेश 829। हरियाणा 573। तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार पश्चिम बंगाल, केरल उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। पाँचवा हो गया। न्यूनतम जनसंख्या देख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश है 17 को है। फिर मिजोरम है 52, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश 17 को है, मिजोरम 52 को, सिक्किम में 86 लोग रहता है, मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुण को मज़ा आ गया। सिक्का और मनी, सिक्का और मनी देख, सिक्का और मनी नाक के पास देखकर। अरुण को मज़ा आ गया सिक्का और मनी नाग के पास देखकर। अरुण को मज़ा आ गया सिक्का और मनी नाक से लेकर। नाक से लेकर ना, नाक से ले लिया। क्या ले लिया? सिक्का और मनी। कौन लिया? अरुण और अरुण लिया। तो क्या आ गया? मज़ा आ गया। तो अरुण, अरुण को मज़ा आ गया सिक्का और मनी नाक से लेकर। हो गया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश देख लेते। पहला है दिल्ली 11,320 लोग। फिर चंडीगढ़ 9,258 लोग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप, मात्र 40 को लोग रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जापान की मुद्रा है येन ना। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पे चलता है युआन।
तुर्की की राजधानी अंकारा, यहाँ पे चलता है लीरा। तुर्की का पैसा है लीरा, तुर्की में चलता है लीरा। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ पे चलता है पीसो। फिलीपींस, फिलीपींस पीस, फिलीपींस में ही पीस है तो पीस से हो गया पीसो। यहाँ देखो पीस लिखा है ना, पीस से बन गया पीसो। क्यूबा में भी पीसो चलता है ना, क्यूबा, क्यूबा में चलता है पीसो। क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना, यहाँ की मुद्रा पीसो। बेलीज, बेलीज, बेलीज की राजधानी बेल्मोपान, बेल्मोपान, बेलीज बेल्मोपान। बेलीज मतलब बेलज, बेलज लोग जो है ना पान खाता है, बेलज लोग पान खाता है, पान। और पान हो गया महंगा तो मिलेगा डॉलर में। डोमिनियन गणतंत्र की राजधानी है सेंटो डोमिगो, सेंटो डोमिंगो, और यहाँ भी चलता है पीसो। तो पीसो जो है 3 को देश अभी तक देख लिए, कौन कौन? फिलीपींस, क्यूबा और डोमिनियन, यहाँ पे पीसो चलता है। फिलीपींस, क्यूबा और डोमिनियन, यहाँ पे चलता है पीसो। होंडुरस, होंडुरस की राजधानी तेगु सिंगलम्पा, तेगु सिंगलपा, और मुद्रा हो गया लेम्पीरा, लेम्पीरा। होंडुरस की मुद्रा लेम्पीरा। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, और यहाँ पे चलता क्वाट जाल, क्वाट जाल, क्वाट जाल। तो माला में फंस गया है, माला फंस गया जाके जाल में, माला, माल फंस गया जाल में, माला से हो गया माल, माल फंस गया जाल में। फ्रेंच गुयाना, यहाँ की राजधानी है कोयने, कोयेनने। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना कोयेनने, और मुद्रा हो गया फ्रैंक, फ्रेंच फ्रैंक, फ्रेंच गुयाना की मुद्रा हो गया फ्रैंक। टोंगा, टोंगा की राजधानी नुको अलाफा, नुको अलाफा, टोंगा की राजधानी नुको अलाफा, मुद्रा हो गया पांग। टोंगा की राजधानी है नुको अलाफा, मुद्रा हो गया पांग। वाना आतू, वाना आतू पोर्ट विला, वाना आतू पोर्ट विला, मुद्रा हो गया वातू। वाना आतू में की राजधानी हो गया पोर्ट विला, पोर्ट विला, और मुद्रा तो वातू हो गया। वाना आतू, आतू वातू, आतू आतू वातू। नारू, नारू की राजधानी यारेन, नारू की राजधानी यारेन, यहाँ भी चलता डॉलर। तुवालू, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी, फुनाफुटी, तुवालू की राजधानी हो गया फुनाफुटी, तुवालू फुनाफुटी, तुवालू फुनाफुटी, तुवालू फुनाफुटी, तुवालू फुनाफुटी, और डॉलर यहाँ पे चलता है। प्राथमिक मुद्रा का काम क्या है? इसका काम है विनिमय का माध्यम बनना और मूल्य का मापक करना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों है। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं। पहला विनिमय का माध्यम बनना और मूल्य का मापक करना। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है। श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते। भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती। श्रम के अभाव में किसी देश के प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में रहेंगे। उत्पादन के 4 कारक हैं। पहला भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। 4 कारक कौन कौन? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है पूंजी कहलाती है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, C+I।
दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग बराबर सी प्लस आई होती है। सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु के प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश का योग होता है, अर्थात एडी बराबर सी प्लस आई है। सी मतलब होता है कंजप्शन, आई से हो गया इन्वेस्टमेंट। तो समग्र मांग बराबर होता है, इसको बोलते हैं एरीगेट डिमांड। तो मांग बराबर होता है उपभोग प्लस निवेश, उपभोग प्लस निवेश होता है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा? बंद अर्थव्यवस्था का समग्र मांग में होता है उपभोग व्यय प्लस विनिमय व्यय। खुली अर्थव्यवस्था का समग्र मांग होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, जी प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस एम। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुनाई में हुआ। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रुनाई बोले तो ब्राउनाउ में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा। इस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। बाद में यह पार्टी नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा देकर मिला लिया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर यूथ नाम से नया नाम दिया गया। हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैंप है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितने होते हैं? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 40। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषद का गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान किया गया। मतलब अनुच्छेद 169 क्या बोला कि विधान परिषद बन भी सकता है और हट भी सकता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद मतलब क्या हो, जैसे हम लोग का था राज्यसभा, उसी तरह सोचो विधान परिषद। अनुच्छेद 172 का 2 में प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उतने ही सदस्य का निर्वाचन होगा। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 साल की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्याग पत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त हो सकता है। अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद की सदस्यता हेतु 30 वर्ष की आयु अर्हता है। वर्तमान में 6 गो राज्य में है विधान परिषद। पहला है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो विधान परिषद का हो गया पहला, देखो उत्तर प्रदेश और बिहार सटले है दोनों, यहाँ पे हो गया। और फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो दोनों अलग हुआ था इसमें मिल जाएगा, और कर्नाटक। बस हो गया 4, 5, 6। और ट्रिक भी लिखा, आम यूपी में बिकता है आम। आम से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, म से हो गया महाराष्ट्र, यू से हो गया यूपी, यू से हो गया यूपी, मैं से हो गया कुछ नहीं, बी से हो गया बिहार, क से हो गया कर्नाटक, ते से हो गया तेलंगाना, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, म से हो गया महाराष्ट्र, यूपी से हो गया यूपी,
बी से हो गया बिहार, क से हो गया कर्नाटक, त से हो गया तेलंगाना। आम यूपी में बिकता है, आम यूपी में बिकते हैं। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहता है? तो लोकटक झील। तैरते द्वीपों का झील लोकटक झील है। लोकटक झील को में फुमड़ी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। फुमड़ी, फुमड़ी मतलब क्या था? घास फूस हो गया, दलदल हो गया, मिलके फुमड़ी बन गया। लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर हैदराबाद तेलंगाना। ढेबर जिसको बोलते हैं जय समद झील, यह है उदयपुर राजस्थान। ढेबर मिलेगा उदयपुर राजस्थान। झील के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मिलेगा उलर झील, डल झील, गांडसर झील, अनंतनाग, बेरीनाग, जितना भी नाग है सब जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, कोसरनाग, नागिन झील, पोगो गच्छो झील, पोगो गच्छो झील, सी मोरिरी झील, गंगाबल झील, मानसबल झील और तरसर झील, ये सब जम्मू कश्मीर में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में मिलेगा भिक्रू झील, भिक्रू, मच्छियाल झील, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। तो भिक्रू हो गया, मच्छियाल हो गया, रेणुका, सूरज और चंद्रताल। उत्तराखंड में मिलेगा नैनीताल। अधिकतर जितना भी ताल है सब उत्तराखंड में ही जाएगा, सिर्फ सूरजताल और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में है। जैसे नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नोकुच, छियातल ताल, देवताल, खुरपताल ताल, राक्सल ताल और मालाताल। बिहार में एक ही को झील है, कांवर झील। बिहार में मिलेगा कांवर झील। सिक्किम में है गुरु डोंगमर झील, गुरु डोंगमर झील। चोलामू झील और सोंगमा झील, सोंगमा, चोलामू और सोंगमा, चोलामू, सोंगमा, चोलामू और सोंगमा। मणिपुर में है तो लोकटक झील जानबे करते हैं, मणिपुर का लोकटक झील। मिजोरम में एक ही को झील है, तामदिल, तामदिल झील, तामदिल, तामदिल। मिजोरम, मिजोरम में हो गया तामदिल झील। उड़ीसा का चिल्का झील। तेलंगाना, तेलंगाना में मिलेगा हुसैन सागर झील, तेलंगाना में है हुसैन सागर झील और नागा अर्जुन झील। तेलंगाना में है हुसैन सागर और नागा अर्जुन। आंध्र प्रदेश में दो है, पुलिकट और कोलेरू। आंध्र प्रदेश का है पुलिकट और कोलेरू, पुलिकट झील और कोलेरू झील। तमिलनाडु, तमिलनाडु में है ऊटी, बेरियम है ना, बेरिजम, कोडाई कनाल, काली वैली। ऊटी हो गया, बेरिजम हो गया, कोडाई नाल, काली वैली। केरल में है पेरियार, बेमनाद और अष्टमुड़ी, पेरियार, बेमनाद, अष्टमुड़ी। कर्नाटक में है बेलादूर झील, कर्नाटक में एक ही को झील है बेलादूर, बेलादूर। महाराष्ट्र में है लोनार और पोवई झील, लोनार और पोवई। केरल में तीन गो है, कौन कौन? पेरियार, बेमनाद और अष्टमुड़ी। पेरियार, बेमनाद, अष्टमुड़ी। केरल में है पेरियार, बेमनाद और अष्टमुड़ी। कर्नाटक में है बेलादूर, महाराष्ट्र में लोनार और पोवई झील। राजस्थान में देख लेते हैं सांभर झील है, राजसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद, नक्की, डिंडवाना, फतेह सागर, लून, करसर, आना सागर, कुचामन, ढेबर झील और पुष्कर झील। हरियाणा में दो झील है, सूरज कुंड और दमदमा झील, दमदमा झील हरियाणा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादनों की सूची में है? तो है जमुई।
बिहार राज्य की जमुई जिले के सोने प्रखंड की करमटिया गांव के पास सर्वाधिक सोने का भंडार अवस्थित है। धात्विक खनिज वे होते हैं जो खदानों से निकलकर परिशोधित किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। और धात्विक खनिज वे होते हैं जो परिशोधित नहीं किया जाता, केवल उन्हें खुरच कर अथवा काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कोयला, चूना पत्थर, गंधक और जिप्सम। देश में सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिले में फैले कैमूर के पठार में पाया जाता है। यह पाइराइट्स, डोलोमाइट आदि है। सब बिहार के बारे में लिखा है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ। वर्धा अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? ग्वालियर टैंक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया। 70 मिनट। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें गांधी जी को भी आगा खा प्लेस में रखा गया। तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खा प्लेस। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वाकुड़ा जेल में रखा गया। करो मरो या का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया। मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पेम्पलेट जारी किया। तो वे आउट नामक पेम्पलेट जारी किसने किया था? राजगोपालाचारी, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो राजगोपालाचारी 1944 में क्या किया था? वे आउट नामक पेम्पलेट जारी किया, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1942। 1942 के आंदोलन का समय 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में हुआ। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम। तुकाराम का उपदेश अभंग में है। मध्यकालीन संत तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया। तो वारकरी संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? तुकाराम। अभंग विट्ठल या निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र के वारकारी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलग जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए, उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग है जैसे सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी कर कटेवरी ठेवे निया। भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख है। दादू का जन्म संभवतः अहमदाबाद में हुआ। नामदेव रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे, जिनकी जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भजन संग्रहित है। चित्तौड़ की रानी झाला उनकी परम शिष्या थी। कौन सा बहुलक सघन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नाइलॉन। नाइलॉन जो है सघन बहुलीकरण नामक क्रियाविधि से बनता है। बहुलक जिसको बोलते हैं पॉलीमर। बहुलकों को वृहद अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जिसकी द्रव्यमान अति उच्च
होता है। इन्हें वृहद अणु भी कहते हैं। बहुलकों के संबंधित एकलकों से विचरण के प्रक्रम को बहुलन और बहुलकीकरण कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक पादप और जंतु में मिलेगा। उदाहरण का है प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च और कुछ रेजिन और रबर। अर्ध संश्लेषित बहुलक है सेलुलोस, मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक सेलुलोस से बनता है। सेलुलोस एसीटेट और सेलुलोस नाइट्रेट इसका उदाहरण हो गया। संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है प्लास्टिक, जिसको बोलते हैं पॉलीथीन, नाइलॉन 6 जो कि संश्लेषित रेशा है, बियोना एस संश्लेषित रबड़ है। बहुलकन अथवा बहुलकीकरण ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक बहुलकन इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन्न एकल अणुओं के परस्पर योग से मिलकर बनते हैं। प्रयुक्त होने वाले एकलक असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्केडाइन और उनके व्युत्पन्न। योगज बहुलक का उदाहरण है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, इसको बोलते हैं पॉली टेट फ्लुओरोएथीन, पॉली एक्रोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं आर्लन। संघनन बहुलकन इस प्रकार के बहुलकन में समानता दो द्विक्रियात्मक एकलकों की पुनरावृत्त संघनन अभिक्रियाओं में के परिणाम स्वरूप सरल अणुओं जैसे जल, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि जैसे सरल अणुओं का ह्रास हो सकता है। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले संघनन बहुलक बनते हैं। संघनन बहुलक के उदाहरण है पॉली एमाइड, जो कि इसका भी उदाहरण नाइलॉन 6, पॉलिएस्टर, फिनॉल, फार्मेल्डिहाइड बहुलक, जो कि बेकलाइट और संबंधित बहुलक है। मेलेमीन, फार्मेल्डिहाइड बहुलक, टेरेलिन अथवा डेक्रेन इत्यादि। व्यापारिक महत्व के कुछ अन्य बहुलक देख लेते हैं। पॉलीप्रोपीन, जो कि प्रोपीन से बना है, इसका उपयोग है रस्सी, खिलौना, पाइप, रेसे आदि बनाना। पॉलीस्टाराइन, ये स्टाराइन से बना है, यह विद्युतरोधी वस्तुओं को लपेटने, खिलौना, रेडियो, टेलीविजन, कैबिनेट बनाने में। पॉलीविनाइल, ये वाइलिन क्लोराइड है, जिसको बोलते हैं पीवीसी। बरसातियाँ, बैग, वाइलिन क्लोराइड, फर्श और पाइप बनाने में यूज होता है। यूरिया फार्मेल्डिहाइड, यूरिया और फार्मेल्डिहाइड से बनता है। यह नॉट टूटने वाले कप और पटलित चादरें बनाने में यूज होता है। गिफ्टल से बनता है एथिलीन और एथिलीन ग्लाइकॉन और थैलिक अम्ल। प्रलेप और प्रलाप बनाने में यूज होता है। बेकेलाइट, ये जो है फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से बनता है। फिनॉल से बनता है कंघियाँ और विद्युत स्विच। फार्मेल्डिहाइड से बनता है बर्तन के हत्थे और कंप्यूटर डिस्क बनाने में यूज होता है। प्राकृतिक रबर 614 पॉली आइसोप्रीन है और इन्हें सल्फर के साथ वल्कनीकरण प्रक्रिया द्वारा कठोर बनाया जा सकता है। नियोप्रीन और बियोना एन संश्लेषित रबर है। संश्लिष्ट बहुलकों के अपशिष्ट से स्थितिज पर्यावरण संकट को देखते हुए कुछ जैव निम्न बहुलक जैसे पीएच, वीपी और नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 के विकल्प के रूप में विकास किया गया। टेफ्लॉन आवरण का 300 डिग्री सेल्सियस या अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है। एक्रिलिक रेसे धब्बों, रसायनों, कीटों और कवक के प्रति अच्छी प्रतिरोध है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना
कार्यशालाओं एवं व्यापारियों प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध 29 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। तत्कालिक कारण बना 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध: टेटनबर्ग का युद्ध हुआ था 26 से लेकर 31 अगस्त 1914। मार्न का युद्ध हुआ था 5 से लेकर 10 सितंबर 1914। सरीबईर और सुबला खाड़ी का युद्ध हुआ था 6 से लेकर 10 अगस्त 1915। वार्दू का युद्ध हुआ था 21 फरवरी 1916 से लेकर 20 अगस्त 1917। आमिंग का युद्ध हुआ था 8 से लेकर 11 अगस्त 1918। मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जापान। केंद्र शक्ति में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरा विश्व युद्ध को प्रारंभ किया। दूसरा विश्व युद्ध का अंत 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद हुआ। मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, इटली और जापान। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो पश्चिमी चंपारण। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? केंद्र शासित प्रदेश ना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत में निकोबार द्वीप समूह में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है: अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति, दादर नगर हवेली में 700 व्यक्ति, लक्षद्वीप में 2149 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, सिक्किम, फिर था मणिपुर और एक था नागालैंड। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। निर्देशक तत्व का महत्व क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इनमें अनुच्छेद 39 का क, 43 का क, 48 का क को भी शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। केटी शाह के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप उल्लेख है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4,
मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3Cl3, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, ब्रोमोक्लोरोमीथेन CH2BrCl आदि है। ओजोन क्षरण के नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया एवं 1988 में कार्यविधि में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो वर्ष 1989 में से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। किंगली समझौता। रवांडा के किंगली में अक्टूबर 2016 में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किया गया। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 16 में। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू रहेगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 15 हो गया। इसमें बोला कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 अस्थिरता का अंत। अनुच्छेद 18 हो गया उपाधियों का अंत। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश से था? ये था बुर्बो राजवंश। फ्रांस का शासक लुई 16वां बुर्बो राजवंश से था। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। मिरासियो और ओबेसिस ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि सत्ता पर अब संविधान पर अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश दे दिया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। फ्रांस का राष्ट्रगान राजेंट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले है। रस संवेदी ग्राही का पता लगाता है। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाता है। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाता है। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाता है। ये जीभ पर मौजूद होते हैं। स्वाद कलिकाओं में समान रूप से फैली होती है। संवेदी ग्राही विशेष अंगों जैसे आँख, कान, नाक और मुंह के साथ आंतरिक अंगों में भी होता है। जीभ का सारा पृष्ठ छोटे बड़े अंकुरों से ढका रहता है। इसमें स्वाद कलियां होती है जिसमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान प्राप्त होता है। 4 प्राथमिक स्वाद किस्मों को आमतौर पर मीठे, खट्टे और नमकीन, कड़वे के रूप में जाना जाता है। जीभ का शिरा मीठा, शिरा मतलब अगुआ वाला, और नमकीनपन के प्रति अधिक संवेदनशील है। जीभ के दांत के भीतरी सतह को साफ और चिकना रखता है। भोजन को निगलने और बोलने में मदद करता है। घ्राणग्राही
यह घ्राण न्यूरॉन्स की सतह पर मौजूद है। इनका मुख्य कार्य गंध को महसूस करना। घ्राण ग्राही हमारे नाक में स्थित है। काय संवेदी ग्राही, मानव में यह ग्राही स्पर्श और तापमान का अनुभव कराता है। कौन सा तत्व प्रतीक जोड़ा सही है? तो सोडियम। किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह उनके लैटिन से लिया जाता है। जैसे सोडियम को लैटिन नाम में नेट्रियम कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह सोडियम Na है। हाइड्रोजन को H हो गया, सोडियम Na, पोटेशियम को K हो गया, आयरन Fe, आर्सेनिक As, आर्सेनिक हो गया As, सिल्वर Ag, टीना हो गया Sn, एंटीमनी Sb, टंगस्टन W, गोल्ड Au, मरकरी Hg, लेड Pb, रेडॉन Rn। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली का। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, उरुग्वे उड़ गया मोटा वीडियो है ना, उरुग्वे हो गया, उड़ गया मोटा वीडियो। यहाँ पे चलता है पीसो, उरुग्वे का मुद्रा हो गया पीसो। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, मुद्रा हो गया डॉलर। पेरू का राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, मुद्रा हो गया न्यू सोल। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, यहाँ चलता है रियल, ब्राज़ील में चलता है रियल। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, मुद्रा हो गया US डॉलर। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा हो गया पीसो। अर्जेंटीना की राजधानी हो गया ब्यूनस आयर्स और मुद्रा हो गया पीसो। बोलिविया की राजधानी लापाज, मुद्रा हो गया बोलिवियानो। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन, मुद्रा हो गया डॉलर। बहामास की राजधानी नसाऊ, यहाँ पे चलता है डॉलर। निम्नलिखित में कौन से एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव कौन कौन होगा? यह भूमध्य रेखीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न करता है। भूमध्य रेखीय परिसंचरण में विकृति पैदा करता है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न करता है एल नीनो। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। प्रभाव नहीं डाल रहा किस पर? पेरू तट के जल का तापमान कम करता है, ये बात गलत है। जब पेरू तट के जल का तापमान कम करता है, यह एल नीनो का प्रभाव नहीं है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल के बाद आता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा। क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। इस तंत्र में महासागर और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, पल्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करना। यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला रहा? पूर्णिया जिला साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम रहा। सबसे ज़्यादा है रोहतास, फिर पटना है। रोहतास हो गया 73.37, पटना हो गया 70.68। न्यूनतम में हो गया पूर्णिया और कटिहार।
पुरुष में हो गया रोहतास। पुरुष सर्वाधिक साक्षरता रोहतास है ना। महिला में भी है रोहतास। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है चाल। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है चाल। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है चाल दे देता है। दूरी समय ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्षर और दूरी को y अक्षर पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में इत्यादि। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती तब इसकी चाल एक समान होती है। काला शोक किस राजवंश से संबंधित है? काला शोक है शिशुनाग। काला शोक किस वंश का था? शिशुनाग। इस वंश का स्थापना शिशुनाग को माना जाता है, इसी के नाम से इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग वंश की समय अवधि था 412 से लेकर 394 तक। काला शोक का पुराण तथा दिव्य दान में नाम काकवर्ण में मिलता है। काला शोक का पुराण तथा दिव्य दान में काकवर्ण में मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और 28 वर्ष तक शासन किया। इसी के समय दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में स्थिवर तथा महासिद्धिक में बट गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया। काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया। महाबोधि के अनुसार काला शोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने काला शोक की मृत्यु 366 के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन ने, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, पहले तो पाटलिपुत्र को बनाया। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेनिक है। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 492 में मगध पर राजगद्दी पर बैठ गया। सातवाहन वंश का स्थापना सिमुख ने किया। उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बढ़तो गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुख, सातकर्णी और गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठपुष्ट और पुल्लू मामी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राज शिव यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने वृहत कथा नामक पुस्तक की रचना किया। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सातवाहन शासकों ने किया। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेख्य प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है।